फिर आप लोगों में भी कोई जो भी क्वेश्चन हो वो भी अपन वन बाय वन ले लेते हैं। एक डिस्कशन जो शुरू में कर रहे थे कि जो सी फ्रेट है CIF इंपोर्ट पर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कंपोजिट सप्लाई है, देयरफॉर नो GST इज पेबल। इसी का एक वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने मेल पे सर्कुलेट किया था कि FOB कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, मोहित बिंदल आ गया, CF कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया। अब FOB कॉन्ट्रैक्ट है, FOB कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मैं सी फ्रेट पे करता हूँ। इंपोर्ट जब करता हूँ तो इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी देते समय मैं उस सी फ्रेट को भी ऐड करता हूँ, क्योंकि CIF पे इंपोर्ट ड्यूटी देता हूँ। तो क्या कंपोजिट वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे को FOB कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगना चाहिए कि मैंने माल खरीदा यूरोप से, शिपिंग लाइन भी मैंने ही एंगेज की, 100 रुपए में माल खरीदा, शिपिंग लाइन मैंने एंगेज की, 10 रुपए शिपिंग लाइन को दिए और 110 रुपए पे कस्टम ड्यूटी दे दी। तो क्या उस शिपिंग लाइन को जो मैंने 10 रुपए दिए उसके ऊपर वापस IGST लगना चाहिए क्या, या मोहित मिनरल विल वर्क? मेरी ओपिनियन में मोहित मिनरल विल नॉट वर्क हियर, क्योंकि मोहित मिनरल ने बेसिक ग्राउंड जो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा है कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए डबल टैक्स, एक कंपोनेंट को आप अलग करके दोबारा टैक्स नहीं लगा सकते। जबकि यहाँ ऑलरेडी 2 कंपोनेंट सेपरेट सप्लायर से मैंने किए हैं, गुड्स एक से खरीदा है, शिपिंग लाइन की सर्विसेज दूसरे से ली है। सो देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंपोजिट नहीं रह गया, तो कंपोजिट नहीं रह गया तो जो सर्विसेज मैंने ली है उसके ऊपर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में टैक्स लगने वाला है, भले कस्टम ड्यूटी दोनों के ऊपर लग रही है उसके बावजूद भी। जैसे आज मैं इंडिया में माल खरीदता हूँ, किसी से मैंने FOR पे माल खरीदा तो क्या होता है, GTA पे मैं टैक्स नहीं देता। जो मशीन के अंदर अगर फ्रेट शामिल है और मेरी फैक्ट्री में डिलीवरी कर रहा है, लेकिन मैं अगर करता हूं कि आप मशीन बेच दो और मैं ही GTA एंगेज कर दूंगा, मेरा GTA ले आएगा, GTA को मैं पे कर देता हूं, तो वहां टैक्स देते हैं हम। सो सेम प्रिंसिपल वुड अप्लाई इन केस ऑफ FOB इंपोर्ट ऑल्सो। सो सी फ्रेट पे टैक्स हट गया, ये कॉमन परसेप्शन चल रहा है, लेकिन FOB वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं हटा है। जहां मैं खुद शिपिंग लाइन एंगेज कर रहा हूं, फॉरेन शिपिंग लाइन, वहां नहीं हटा है। दैट इज वन थिंग व्हिच एवरीबॉडी नीड्स टू नो। लेकिन इसमें एक्सवर्स वाले केस में इंडियन सिनेरियो में मेटल कॉस्ट में फ्रेट कॉस्ट जुड़ नहीं रही, या तो कस्टमर, यहाँ कस्टम में जुड़ रही है, लेकिन जो कंपोजिट का कंसेप्ट है ना वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक खास बात है, उसने सारे जितने ग्राउंड थे डबल टैक्सेशन के दूसरे सब खत खारिज कर दिए। बोले इस ग्राउंड, ये ग्राउंड में कोई भी दम नहीं है, ये लेवी रहती है। एक ही ग्राउंड अपलोड किया कंपोजिट, सो कंपोजिट इसमें लागू नहीं होता है। डबल टैक्सेशन का ग्राउंड उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि 2 अलग अलग एक्ट में 2 अलग अलग लेवी डबल हो सकती है ना, तो इसलिए कंपोजिट वाला ग्राउंड इसके ऊपर आपका नहीं लगता। एक सिनेरियो से निखिल रेजिडेंशियल रेंट से संबंधित है कि मैं तो रजिस्टर्ड हूँ राजस्थान में, और मैंने एक रेजिडेंशियल फ्लैट दिल्ली में गेस्ट हाउस के लिए किराए पे लिया। दिल्ली में मेरा तो ऑफिस नहीं है, सो मैंने जो रेंट डीड की उसमें टेनेंट तो मैं हूँ राजस्थान, जो कि रजिस्टर्ड हूँ। प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, और अब मेरे को रिवर्स चार्ज आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा, क्या रहेगा, ये एक इशू आ रहा है। मुझे लाइक टू एड्रेस। जब बेसिकली हम RCM वाली एंट्री देखते हैं उसमें कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं कि मैं पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ। सो एज लॉन्ग एज आई एम रजिस्टर्ड, और उस रजिस्टर्ड यूनिट से अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है एज ए टेनेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोकेशन, तो राजस्थान से अगर टेनेंट से मेरा रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है दिल्ली के गेस्ट हाउस के लिए, तो आई एम इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ पे RCM की लाइबिलिटी आ जाएगी। और अब सवाल ये आता है कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा पे करने से, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से वहाँ पे लोकल CGST और HGST लगना चाहिए, क्योंकि गेस्ट हाउस भी वहीं पे ही मान लेते हैं, सप्लायर भी दिल्ली। तो मैं राजस्थान के 3B में तो उसको पे कर नहीं सकता। तो नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो एज ऑफ नाउ देयर इज अ मैकेनिज्म कि उसको मैं पे कैसे करूँ। IGST में पे कर नहीं सकता, दैट इज रॉन्ग टैक्स। अब CGST SGST पे करने का एक तरीका ये हो सकता है कि वहाँ पे मैं कोई जो टेम्पररी ID का क्रिएशन करूँ पोर्टल पे, और वहाँ DRC 03 फाइल कर दूँ,
और वहाँ CGST HGST उसका जमा कराता हूँ, बट अगेन वो क्रेडिट का मेरा नुकसान होगा। आई कैन नॉट क्लेम द ITC। क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए वो दिल्ली में हो गई। सो IGST पे करूंगा तो भी मेरी डिमांड तो दिल्ली की रह गई, क्योंकि टैक्स तो CGST SGST होटल से पैनल चले जाओ, तो CGST SGST में पे कर नहीं पा रहा हूँ। IGST पे करने से मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अनपेड चल रहा है मेरा। और वहां जाके रजिस्ट्री टेम्परेरी ID से लूँ, जैसे इन्होंने बताया, तो क्रेडिट तो नहीं मिली मेरे को। तो या तो मैं वहां जाके पहले तो रजिस्ट्रेशन लूँ, या वहां एक ऑफिस खोल दूं, उसको अनरजिस्टर्ड रख दूं और उस अनरजिस्टर्ड ऑफिस से लीज डीड करूं। सर अगर प्रॉपर्टी ओनर भी राजस्थान का हो तो तब भी जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली रहेगी। नहीं, पर सर आप कह रहे हैं रिवर्स चार्ज में IGST पे करूंगा। नहीं, पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दिल्ली है, हाँ, तो reverse तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे ना 3B में। सर प्रॉपर्टी ओनर राजस्थान का है, प्रॉपर्टी दिल्ली में है, हाँ हाँ, और टेनेंट भी राजस्थान में है। पर जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो दिल्ली हो हाँ, गया। दिल्ली हो गया तो IGST रिवर्स चार्ज हो गया। IGST रिवर्स चार्ज तो हो गया, IGST आपका रिवर्स चार्ज तो हो गया, 3B में आप उसको IGST में पे कर सकते हैं, पर वो गलत टैक्स हो गया। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन या तो दिल्ली में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर राजस्थान में बैठे हैं तो राजस्थान में आप दिल्ली का IGST कैसे पे करेंगे? राजस्थान में DRC से कर सकता हूँ। DRC 03 अगर राजस्थान से फाइल करो तो वहाँ पे IGST में प्लेस ऑफ सप्लाई पूछता है। हाँ हाँ, जब DRC में हम IGST का पेमेंट करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली पूछता है कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई का पेमेंट करना है आपको। हाँ। तो मैं राजस्थान से भी DRC 03 फाइल करके दिल्ली का IGST पे कर सकता हूँ। ऐसा पे करके मैं आगे बट क्रेडिट तो क्रेडिट का तो नुकसान हो ही जाएगा, क्रेडिट का नुकसान हो जाएगा। पेमेंट में भी इश्यूज हैं, क्रेडिट में भी इश्यूज हैं। या तो मैं सारे मेरे जो रेंट एग्रीमेंट हैं उनको अगर राजस्थान से कर रहा हूँ, अब मेरे को करना चाहिए कि वहीं कोई प्लेस से करूँ, मैं वहीं पे रेंट एग्रीमेंट से, तो वहाँ जो मैं रेंट एग्रीमेंट करूँगा वहाँ मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, टैक्स ही नहीं आएगा रिवर्स चार्ज में। दैट कैन बी वन सॉल्यूशन टू। या मैं दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट करूँ, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन भी ले लूँ, रिवर्स चार्ज में भी दे दूँ, तो उस केस में मेरे को वापस क्रॉस चार्ज के थ्रू क्रेडिट भी मिल जाएगी और वापस आ सकता है, तो वो क्रेडिट बचा सकता हूँ मैं। सो एक तरह से ये जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जहां अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो मुझे उस स्टेट में या तो ऑफिस रखना होगा या मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, तो मेरे को टैक्स पे करना भी कन्वीनियंट है, करेक्ट टैक्स पे होगा और मेरे को कहीं क्रेडिट मिलने में भी सुविधा होगी। दैट कैन बी वन एरिया जहां अपने अपने इंडिविजुअल केसेस में सोच सकते हैं। अभी तो हमने कहीं ये भी फ्लैग रेज कराया हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन में नाउ यू गिव ए मैकेनिज्म हाउ टू पे, क्योंकि बेसिकली तो वो एस्पेक्ट मिसिंग है। टैक्स ग्रुप में एक आर्टिकल आया है, उस सेम सिचुएशन पे उन्होंने कहा है कि टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, पर वो वापस लिटिगेशन प्रोन बात है, दैट व्यू कैन आल्सो बी टेकन। जो 50 क्वेश्चंस आए हैं उसमें कहा है कि टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा इन दैट सिचुएशन। पर क्या है, मैं रजिस्टर्ड हूँ ना, तो वो डिपार्टमेंट तो लिटिगेट करेगा। हाँ, वो उसमें लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है, लेकिन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, वो उसमें क्लियर। सो दैट इज प्रोन टू लिटिगेशन, वी डोंट एग्री विद दैट। हाँ, मैकेनिज्म नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, वो एक अलग चीज होगी। बिल्कुल सही है, टैक्स एप्लीकेबल है पर मैकेनिज्म नहीं है ना? अब एक नेक्स्ट क्वेरी है जो हमने डिस्कस किया था कि कैंसिलेशन ऑफ होटल बुकिंग करता हूं और उसका मेरी जो अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाती है, तो उस पे एज पर सर्कुलर बेसिकली बंडल सर्विस का पार्ट है, होटल सर्विस का ही टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर में मैंने पैसा दिया तो ये होटल को क्या करना चाहिए, डेबिट नोट देना चाहिए, इनवॉइस देना चाहिए, एक प्रोसीजर पे बात है। प्लस ब्याज की भी कोई लाइबिलिटी आती है क्या? तो बेसिकली ब्याज की लाइबिलिटी तो नहीं आती है, क्योंकि जिस दिन मैंने पैसा दिया होटल ने, हो सकता है उसको क्या पता उस दिन कैंसिलेशन हो जाएगा मेरा बाद में। सो होटल ने अपना टैक्स दिया होगा एडवांस के ऊपर, सो टैक्स दिया होगा तो ये भी टैक्स ही मांग रहा है, वहां तक तो बात हो गई खत्म। अब होटल डेबिट नोट दे नहीं पाएगा, क्योंकि डेबिट नोट तो तब होता है ना जब पहले एक इनवॉइस दे रखा है। सो होटल को तो अपना नॉर्मल इनवॉइस जो इशू करना है कैंसिलेशन के टाइम पे, वो नॉर्मल इनवॉइस इशू करना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन ही करेगा इसके अनुसार, और शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन के ऊपर टैक्स एडवांस के हिसाब से है, वो ऑलरेडी पे चुका है। सेम मंथ है अगर तो
जब भी 3B फाइल करेगा तब भरेगा उसके साथ, और टैक्स एडवांस में नहीं भरा है तो ब्याज की लायबिलिटी भी आने वाली है। दैट वाज वन इशू रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन। एंटी कम्पीट एग्रीमेंट पे भी एक कहीं चीज है कि क्या बार्टर की सिचुएशन आ सकती है। कई जगह ये होता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, एग्री करता हूं, आप ऐसा मत करना, एग्री करते हैं, नो कंसिडरेशन। मैं गुजरात में नहीं बेचूंगा, आप राजस्थान में मत बेचना, तो ये तो बार्टर है। दो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट हो गए, देयरफॉर दोनों को टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी मार्केट वैल्यू पर कहीं पे, क्योंकि बार्टर है। नो कंसिडरेशन वो चलता, पर नो कंसिडरेशन नहीं है। मैंने नहीं का एग्री किया क्योंकि उसने भी नहीं का एग्री किया, सो ये चीज आएगी। कई जगह एक सिचुएशन आई है कि एक फैमिली में कोई बिजनेस है, 4 भाई हैं, स्प्लिट हो गए, उन चारों भाइयों ने अपना अपना एरिया बांट लिया या अपने अपने गुड्स बांट लिए कि हम ये करेंगे, या ब्रांड है तो हमने ब्रांड बांट लिए। तो वहां अगर एंटी कॉम्पीट टाइप कोई क्लॉज डल जाएगी कि हम ऐसा एग्री कर रहे हैं और तुम दूसरा ऐसा नहीं करोगे, तो इशू है। केयरफुली ड्राफ्ट होगा एग्रीमेंट जिसमें केवल आपका बंटवारा जो हुआ है उसका जिक्र आएगा, और ये आएगा हम सब ने एग्री किया, हम सब लोग इसी टेरिटरी में काम करेंगे, नो ऑब्लिगेशन टू द अदर। तो उसकी लैंग्वेज विल बी वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट कि कोई बार्टर की कैटेगरी में नहीं चला जाए। एक प्री पैकेज कमोडिटी पे इशू है कि प्री पैकेज गुड्स अगर कोई इंडस्ट्री अपने कैंटीन में काम में लेने के लिए करे, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, कैंटीन बड़ी होती है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, सो अगर वो कंपनी अपने कैंटीन के लिए खरीद रही है तो क्या सिचुएशन बनने वाली है एप्लीकेबिलिटी में। जो हमने डिस्कशन किया था प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटी में, एक और उसमें एक और एक्सेप्शन था जो मिस हो गया कि अगर इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर कोई पैकेज आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो भी टैक्स के दायरे से बाहर है। तो उसमें कुछ लीगल मेट्रोलॉजी की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। नॉर्मली उस पैकेजेस पे नॉट फॉर रिटेल सेल लिखा होता है, तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि दैट इज़ फॉर इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल पर्पजेज, जैसे होटल्स हो गया, कैंटीन्स हो गई, बाकी एयरलाइंस हो गई, जिन्होंने बल्क में सोर्सिंग कर। तो अब उसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं, जहाँ पे आपने अगर इंस्टीट्यूशनल पैकेज खरीदा है तो वहाँ पे तो जीएसटी नहीं लगा, पर अगर आपने मार्केट से रिटेल पैकेज खरीदा है और कैंटीन में यूज़ किया है तो वो तो जीएसटी लग के आएगा, तो वहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल के रूप में मैं खरीदूंगा तो इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, टैक्स नहीं लगेगा, पर फिर इंस्टीट्यूशनल वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उस पैकेट्स पे लिखना पड़ेगा कि नॉट फॉर रिटेल सेल, फॉर इंस्टीट्यूशनल सेल, जो आपके कई सीमेंट फैक्ट्रीज में पहले भी होता था, वो कंप्लायंस करते थे, तो वो कंप्लायंस करने के साथ टैक्स बचाया जा सकता है, क्योंकि ये वाला वो टैक्स है कैंटीन वाला जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। Can be part of a tax planning also. So that can be part of tax planning then कि मैं उसको इस तरीके से खरीदूं, सोर्सिंग को। ऐसे ही सपोज एक बिल्डर एग्री कर लेता है कि मैं 10 मंजिला मकान बना सकता हूँ, लेकिन पास वाली सोसाइटी उसको कहती है कि आप 7 मंजिल तक ही इसको रहने दो, 10 मंजिल मत बनाओ क्योंकि हमारी धूप खत्म हो जाएगी, हमारे तो हवा पानी रुकेगा, और बिल्डर एग्री कर लेता है, कुछ पैसा ले लेता है, तो क्या टैक्स लगेगा? तो यस, ये भी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट की तरह रेफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट हो गया कि मैंने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया, उसके बदले में पैसा लिया, तो ये भी टैक्सेबल की कैटेगरी में चला जाता है। हाँ जी, वंडर सीमेंट से क्वेरी है, अमाउंट हेल्ड अगेंस्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड। मतलब ये हुआ कि आपने कोई सिक्योरिटी रख रखी थी, मतलब सिर्फ कोई इनवॉइस है, अपना क्लॉज है, अपने मालूम है एलडी आ रही है, अपने उसका ओरिजिनल इनवॉइस से अमाउंट रोक लिया, जितनी एलडी का अमाउंट बनता है, लेटर ऑन काम नहीं हुआ, सप्लायर से एग्री कर लिया, नेगोशिएट हो गया और अपन ने उस अमाउंट को पे नहीं किया, लेकिन ओरिजिनल इनवॉइस के टाइम में अपन ने फुल आईटीसी तो अवेल कर ली, तो उस पे अब मैं जब फॉरफिट कर रहा हूँ तो क्या इम्पैक्ट है, कोई है क्या करना है? हाँ, मतलब ये हुआ कि आपने कोई 10 लाख का इनवॉइस आया हुआ, 10 लाख का इनवॉइस पे आपको आईटीसी तो ले लेते हो, 180 दिन में पेमेंट करना है,
पेमेंट नहीं किया ना हो उसमें 10,000 आप कह रहे हो कि साहब मैंने 10 लाख ही किसी के काटने भी थे उसी के, यूं मान लो नहीं, या उसमें से 10,000 या में से उस- मान लिया 20,000 रुपए एलडी बन रही है। 10 लाख में से जो 10 लाख की सपोज आईटीसी मान लें, तो 1 लाख रुपए का उसका कोई एलडी बन रहा है, तो मैं उसको 9 लाख ही पे करता हूँ, 1 लाख नहीं पे करता हूँ, तो वो इनवॉइस मेरा अनपेड 1 लाख से रह गया, तो क्या उस 1 लाख की मेरी क्रेडिट खत्म हो जाएगी या क्या होगा? अब ऐसा है, देखो आप अगर अकाउंटिंग ये करते हो, इट्स ए मैटर ऑफ अकाउंटिंग ये करते हो कि 10 लाख का इनवॉइस 9 लाख पे 1 लाख फॉरफिटेड, दिक्कत है, पर 1 लाख फॉरफिटेड की सेपरेट एंट्री करो कि मेरा जो लिक्विडेटेड डैमेजेस था उसके अगेंस्ट में आप इनवॉइस रेज करो या उसके ऊपर क्लेम रेज करो कि ये 1 लाख रुपए आपका लिक्विडेटेड क्लॉज थी इस एग्रीमेंट में, इस लिक्विडेटेड क्लॉज को मैं इन्वोक कर रहा हूं और ये आपसे रिकवर करना चाहता हूं, तो इसमें टैक्स तो नहीं है, पर आपको एक डेबिट देना पड़ेगा उसको, डेबिट नोट दे। यस कि डेबिट देना पड़ेगा कि ये आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लेम बनता है। सो 1 लाख की डेबिट है, 10 लाख की उसको बिल्कुल पूरी क्रेडिट है। नाउ अकाउंटिंग सिस्टम बोलता है कि नेट 9 लाख आई विल पे, पर वो बिल अनपेड नहीं रहा, वो बिल पूरा पे हो गया, क्रेडिट में मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस से मान लो बियॉन्ड 6 मंथ्स हो रहा है, 6 मंथ तक तो अनपेड रहा, बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं अब एलडी लगेगी। आप तब भी वो एलडी जो करेंगे उसको डिस्प्यूट बताएंगे, वो 6 महीने से पुराना था, डिस्प्यूट पहले से चल रहा था, क्वांटिफाई अब हुआ तब भी चलेगा, लेकिन डिस्प्यूट ही बाद में क्रिएट हुआ सपोज, तो दिक्कत है कि मैं तो पहले से रोक के बैठा था, तो एक बार रिवर्ट करो फिर वापस ले, तब भी आप लिक्विडेटेड डैमेजेस की एंट्री डालते समय वापस ले सकते हो, दैट इज एज गुड एज पेमेंट है। सर उसको डेबिट नोट देंगे तो उसमें भी तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। वही बात है कि अभी जो क्लैरिफिकेशन हुआ ना कि लिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली डिटरेंट क्लॉज है, नॉन परफॉर्मेंस रोकने के लिए क्लॉज है, कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं है। सो डेबिट नोट तो दूंगा क्योंकि मुझे रिकवर करना है, पर जीएसटी डेबिट नोट नहीं दूंगा, कमर्शियल डेबिट नोट दूंगा मैं उसको सिर्फ कमर्शियल। लेकिन जब जीएसटी क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर वो कहेगा कि जब आपने 1 लाख रुपए रोक लिया। 1 लाख रुपए मैंने रोका नहीं है, 1 लाख रुपए मेरे को उससे लेने थे, 10 लाख मुझे देने थे, 9 लाख मैंने दे दिए नेट। यही तो करता हूँ, किसी से मैं माल खरीदता भी हूँ, किसी से माल बेचता भी हूँ, सपोज तो नेट ही तो पैसा देता हूँ, सो दैट इज वैलिड। और भी कुछ है सर मेरी 2-4 क्वेश्चन हैं। हाँ, सर पहली बात ये जो सपोर्टिंग सर्विसेज है जिसमें एसएससी कोड 99671 लगता है, जो C&F एजेंट से आते हैं, वापस होता है जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती है उसके जो बिल आते हैं एसएससी Of कोड transport- 99671 हाँ, हाँ। उसमें अगर वो रजिस्टर्ड होते हुए भी जीएसटी नहीं लगाता है तो ऐसे तो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? मतलब उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली। आप बताओगे क्या सपोर्ट सर्विस थी? जैसे वो हैंडलिंग एजेंट है, हैंडलिंग एजेंट है ना, हैंडलिंग एजेंट मींस वो गाड़ी में माल भरने का काम करता है, सपोज मान लिया, Yes. ट्रांसपोर्ट का तो करता ही नहीं है, नहीं वो गाड़ी में लोडिंग अनलोडिंग का काम है। गाड़ी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है ना। अब सपोर्ट सर्विस हो गई, सपोर्ट सर्विस हो गई तो फॉरवर्ड चार्ज ही रहने वाला है इसमें। नहीं वो लगेगा बट वो विदाउट जीएसटी अप्लाई देता है बिल तो अब उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा हाँ है, ले रखा है। ले रखा है तो कोई एग्जेम्पशन क्लेम करता है क्या? नहीं कुछ नहीं है सर। पर टैक्स नहीं लगाता है। हाँ हिसाब से लॉफुल बात करें तो लायबिलिटी उसी पे आएगी, नोटिस भी उसी पे आएगा। आपका एग्रीमेंट और इनवॉइस क्लियर रहना चाहिए कि ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया है, लेकिन कॉशन क्या है, ये तो लॉ की केवल प्योर लॉ की बात होगी। प्रैक्टिकल बात करें तो आपका कॉशन है कि उसको आप पेमेंट रोक लो कि भैया तेरा हिसाब क्लियर कर, तभी आगे बढ़ेंगे बात। नहीं सर जो वो बिल दे रहा है वो खाली बेसिक अमाउंट भी दे रहा है, जीएसटी लगा के नहीं। तो एग्जाम्प्ट होगा, पर आपको मालूम है कि इसका काम 20 लाख से बड़ा है और नहीं लगा रहा है, तो मतलब आप भी विजिलेंट हो जाओ। रजिस्टर्ड है, अच्छा हाँ रजिस्टर्ड, तो उसी के तब भी आप मतलब उसको ये मत छोड़ो कि उसी की लाइबिलिटी वही कर रहा है, आप काम करते जा रहे हो, मतलब हम ऐसे बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, एक्चुअली क्या होता है ऐसे बिल एक्सेप्ट करेंगे सर खाली बेसिक अमाउंट होना। सर, ये ट्रांजैक्शन में क्या होता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर, हाँ। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर ए है, हाँ। वो क्या करता है खुद के नाम से इनको बिलिंग कर रहा है, इवन दो इज रजिस्टर्ड विद द जीएसटी डिपार्टमेंट, हाँ। वो उसमें जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा। जिस दिन डिपार्टमेंट का इशू उसके ऊपर आएगा, वो उस फर्म को बंद कर देगा, वाइफ के नाम से नया चालू कर देगा। तो इस केस में हमको विजिलेंट होना पड़ेगा कि तू भैया प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए।
मतलब क्या है कि उस फर्म से संबंधित भी गलत चीज को प्रैक्टिस देने का किस तरह से इनडायरेक्टली आप पे इफेक्ट आएगा या लिटिगेशन आएगा, इसलिए जानते हुए तो आपको डिस्करेज करना चाहिए ऐसी चीज को। सर दूसरा जो है वो पॉइंट है डिक्लेरेशन जो अभी आए हैं एफसीएम में, वो 2 तरह के डिक्लेरेशन हैं। एक तो है आपका जो 15 मार्च 2023 तक का है, वो जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू आएगा, आपकी जो कॉपी देगा वो। और दूसरा वही है वापस वो डिक्लेरेशन यूनिवर्सिटी भी देगा। दो डिक्लेरेशन है बेसिकली। एक डिक्लेरेशन हेलो तो एक डिक्लेरेशन तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए देना है डिपार्टमेंट को। हाँ। जो 15 मार्च वाला है वो तो अगले साल के लिए हो गया, इस साल के लिए 16 अगस्त तक आपको देना था। जो सर अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर जो डिक्लेरेशन है वो भी तो इनवॉइस में प्रिंट करना है। हाँ, इनवॉइस पे तो प्रिंट करना ही है, वो तो अभी भी प्रिंट करना है। वो तो भी कर ही रहे हैं। हाँ, तो इनवॉइस वाला अलग है। ऑफिसर की कॉपी भी लेनी है। ऑफिसर की कॉपी उसका फॉर्मेट अलग है, उसका फॉर्मेट अलग फॉर्मेट है उसका। एनेक्सर 5 से रेट नोटिफिकेशन का वो अलग फॉर्मेट है। अच्छा हाँ। सर एक पॉइंट था, जैसे आरसीएम में जो भी रजिस्टर्ड होते हैं इसमें ट्रांसपोर्टर, वो कभी कभी एडवांस पेमेंट लेते हैं हम लोगों से। जैसे 20 लाख रुपए एडवांस ले और 20 इंस्टॉलमेंट में रिकवरी करनी है पर लैख पर मंथ। तो उस केस में जीएसटी जो हम लोग वापस लेंगे रिकवरेबल में, वो कैसे करेंगे? वो बिल बेसिस पे लेना है या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेना है? नहीं, आपकी लाइबिलिटी तो आई गई आरसीएम के अंदर। मैंने जमा करा दिया 5%। हाँ, ठीक है, पर उसके सर्विस बाद नहीं। वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे रिकवर होगा या बिल बेसिस पे? नहीं, सर्विस का क्या हिसाब किताब है? सर्विस तो तो जैसे चली 20 गई। लाख रुपए अपने एडवांस लिए, हाँ। 20 लाख के बिल उसी महीने में लगा दिए, बट हमने बिल उसको already लगा एडवांस चुका है। दिया 20 महीने के लिए। और बिल ऑलरेडी लगा चुका है। हाँ। तो बिल ऑलरेडी अगर लगा चुका है लेकिन सर्विस तो हुई, मेरे ख्याल से तो सर्विस के प्रोपोर्शन में क्रेडिट मिलेगी उससे। इंस्टॉलमेंट के प्रोपोर्शन में जीएसटी। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि 20 लाख का लोन दे दिया मैंने उसको। समझ एक तरह से। अब वो 20 लाख का लोन मतलब बिल के अगेंस्ट एडवांस नहीं, क्योंकि आपका जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिल के अगेंस्ट एडवांस होता था तो बिल आते काट देता। आप तो उसको 20 लाख का लोन दे दो। 20 लाख का लोन है, 20 इंस्टॉलमेंट में 1-1 लाख रुपए काटूंगा। अब पहला बिल आया उसका सपोज 20 लाख का, आपने तो 1 लाख काट के उसको 19 लाख रुपए दे दिए। उससे 5% और सेकेंड वाला बिल आया वापस, फिर 1 लाख रुपए काट के दे दिए। ऐसे ही तो कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ काटेगा। तो वो लोन है, और लोन आपका मतलब क्या, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज, इट इज नॉट दैट सिंपल। पहली चीज तो कोई ये कह सकता है कि ये लोन के अगेंस्ट में आपने इतना लोन दे दिया कि आपकी फ्रेट ही कम करा लिया, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में चलता है। उसको 20 ट्रक खरीदी, 20 ही ट्रक का मैंने तो एडवांस दे दिया, अब चलता रहेगा। तो वो लोन नहीं है, मतलब एक तरह से आप उसको फ्रेट ही कम कराने वाले हो। ये नेचर ये हो सकती है। एडवांस कैसे? हाँ वही तो, एडवांस तो है, पर एडवांस मतलब जिससे काम भी कर रहे हो और उसको एबनॉर्मल एडवांस दे रहे हो तो काम ही अफेक्ट हो गया। उसका एक इम्प्लीकेशन ये आता है कि काम की प्राइस अफेक्ट हो गई, क्योंकि कोई भी उतना नहीं देता ना, फैसिलिटेट करता है चलो तो उसकी रेट में काटेगा। तो एक एंगल तो ये आता है। सपोज उतना नहीं है ये, अब लोन है सपोज उसके पास में, तो लोन अगर मैं मान लेता हूं तो उस 20 लाख के ऊपर टैक्स नहीं आया, 1-1 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स चला। पर डिपार्टमेंट आसानी से डाइजेस्ट नहीं करने वाला इस लोन को। सेफ्टी ये कहती है कि आप तो 20 लाख आज एडवांस दिया ट्रांसपोर्टर को, 20 इंस्टॉलमेंट में भले काटूंगा, अपना तो एडवांस ट्रीट करो ट्रांसपोर्टेशन का, और आज की तारीख में पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज में टैक्स दो उसके ऊपर। वो तो हमने जमा करा दिया। अब बात आ गई आपकी नेक्स्ट फ्रेट डिडक्शन की। तो अब अगले महीने आप चूंकि इस 20 लाख पे दे दिया, अब 1 लाख काटा तो बाकी 19 लाख पे दे दो। सेकंड वाले बिल में फिर 1 लाख काटा, नेट जो बिल बचा उसके ऊपर दे दो। थर्ड बिल काटा, क्योंकि उस 20 लाख पे जिसमें आपने टैक्स दे दिया है उसको 20 बार में काट रहे हो, तो बैलेंस बिल पे रिवर्स चार्ज देते जाओ। वो तो दे ही नहीं सर। 20 लाख का आईटीसी का इशू आता है। वो तो immediate है ना, वो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेना है, बिल बेसिस पे लेना है? हाँ। बिल बेसिस अब आपका जो सर्विस है वो जितने भी 20 बिल आ रहे हैं उन 20 बिल की पूरी टोटल क्रेडिट लेते हो तो भी आप कंपनसेट हो जाते हो। पहला बिल ही सर अगर 20 लाख का आ गया, पहला 20 लाख का आ गया तो 20 लाख की क्रेडिट ले ली, पर आपने 1 लाख ही एडजस्ट किया ना, करा तो 1 लाख ही एडजस्ट। तो अगले जो भी 20 बिल है जिनमें 1-1 लाख काटे, उन सब बिल की पूरी क्रेडिट लोगे 1-1 लाख काटने के बावजूद। 20 लाख का लोन दे दिया सपोज, हाँ। 20 लाख का बिल भी आ गया,
बिल तो आ गया, पर काटते ये 1 लाख ही है ना। उस जो एडवांस दे रहे हो उसका बिल थोड़ी आया। नहीं, बिल क्या चीज का आया? दोनों सेपरेट ट्रांजैक्शन है बेसिकली सर। हाँ, एडवांस का बिल रेज किया आपको? नहीं दोनों कैसे एक थोड़ा फैक्ट को वापस करते हैं। आपने जब 20 लाख का एडवांस दिया, उस 20 लाख के एडवांस के अगेंस्ट में तो कोई बिल नहीं दिया या दिया उसने? नहीं दिया ना। 1 मिनट। हाँ दोनों ट्रांजैक्शन बेसिकली तो सेपरेट है। हाँ, उसको वो मेरा माइक दो भी। हाँ सर दोनों ट्रांजेक्शन बेसिकली तो डिफरेंट है। हाँ, वो मेरा रेगुलर ट्रांसपोर्टर है, रेगुलर उसका ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, कंटिन्यूस सीमेंट सप्लाई की गाड़ियाँ दे रहा है, ट्रांजेक्शन के बिल रेज हो रहे हैं ठीक है। नॉर्मल। हाँ, अब उसको मान लिया कभी जरूरत पड़ी, उसने कहा सर मेरे को 20 लाख रुपए आप दे दो लोन का, सपोज मैं आज कोई नया ट्रक ला रहा हूँ या कुछ भी इशू है ठीक है। और मेरे बिलों से एडजस्ट करते हैं। अब लेकिन बिलों से एक ही बार में 1 महीने में एडजस्ट नहीं करना, आप मेरे को स्प्रेड कर दो 5 महीने 6 महीने 20 महीने जो भी है। जो भी है। तो अब वो क्या इस महीने में उसके मान लीजिए जैसे उसने सपोज बिलिंग तो 1 करोड़ की कर दी, वो तो ट्रांसपोर्टेशन करा देता, एक्चुअल वर्क किया उसकी उसकी बिलिंग बिलिंग दी कर दी उसने, और उसके सामने इन्होंने 1 लाख जो इनकी इंस्टॉलमेंट काट दी थी, वो काट बाकी दी। का उसका 99 लाख का पेमेंट कर दिया। करेक्ट है। ये Therefore, और फिर नेक्स्ट महीने फिर जाएगा, फिर ऐसा होगा। इसलिए वो जो कंफ्यूजन कह रहे हो ना, 20 लाख का बिल दे दिया वो नहीं दिया, 20 लाख तो नहीं। तो अब 20 लाख इसलिए जो नक्शल में है कि 20 लाख जब मैंने एडवांस दिए, तब पूरे उसका 20 लाख पे चुका दिया आपसे। टैक्स दे देना Yes, चाहिए, दे दिया। और बाकी के बिल जिसपे काट रहे हो वो काटते रहो, पूरे बिल की क्रेडिट देते रहो। और रिटर्न में वो 1-1 लाख ही एडजस्ट करेगा, एडवांस भी है। यस सर आज माइक अशोक related to renting of residential dwelling. It's also applicable on agricultural land. सर एक्चुअली क्या है, द सीमेंट गोडाउन है, वो उस गोडाउन उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड है, उसने वहाँ पे गोडाउन बनाया और वो हमको रेंट पे दिया, ठीक है। अब उस पे वो जीएसटी चार्ज कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब वो कॉमर्शियल पे हम उस पे आर्थिक करेंगे या रेजिडेंशियल पे, उसको क्या मानेंगे? देखो जो क्योंकि अभी जो हम डिक्लेरेशन ले रहे हैं वो तो ये मेंशन कर रहा है कि उस लैंड पे एग्रीकल्चर लैंड पे गोडाउन कुछ बनाया हुआ है ना। हाँ है कि नहीं, गोडाउन भी तो किराए पे लिया है। यस सो बेसिकली रिवर्स चार्ज कब आता है वो एंट्री पढ़ते हैं। या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटेड आउट टू रजिस्टर्ड पर्सन, समथिंग लाइक दिस। या So whether it is a residential dwelling, number 1, whether rented out to registered person, second का आंसर yes, फर्स्ट का आंसर क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे गोडाउन बना रखा है, सो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो नहीं है। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर नहीं है तो रिवर्स चार्ज नहीं आता, फॉरवर्ड चार्ज में उसको लगाना चाहिए। नहीं पर वो रजिस्टर्ड ही है ना सर, तो वो तो एप्लीकेबल हो, तो मतलब लगाना चाहिए मींस एप्लीकेबल है। तो सर इन केस ऑफ अभी जो हमारे जैसे ऑफिसेज हैं, सीमेंट गोडाउन्स हैं, वो सब में ये है कि वो कॉमन हमने डिक्लेरेशन ले रखा है कि ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पस। अब जहाँ डिस्प्यूटेड केस है ना, देखो जहाँ टैक्स दे रहे हो रेजिडेंशियल में है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस जगह टैक्स नहीं दे रहे हो और फॉरवर्ड चार्ज में भी लग के नहीं आ रहा है, वहाँ आपको कॉशन हो जाना चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि रिवर्स चार्ज नहीं है। नहीं सर, जैसे प्रॉपर्टी इसकी वो लिख के दे रहा है, जो भी हो, हाँ जो भी हो, जहाँ टैक्स नहीं दे रहे हो यू नीड एविडेंस। नहीं वो मेंशन करके दे रहा है क्या? वी आर टेकिंग अ डिक्लेरेशन फ्रॉम यू। हाँ क्या? कि वो डिक्लेयर कर रहा है कि माय प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड एज अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल। रेजिडेंशियल कह रहा है, हाँ हम तो अभी डिक्लेरेशन ले रहे हैं ना एक्चुअली तो टैक्स दो। हाँ नहीं तो वो प्रॉपर्टी अब वो बोल रहा है क्योंकि अरे मेरे केस आया था कल ही कि वो बोल रहे हैं कि मेरा तो आप जो बोल रहे हो है ना, वो बोला कि मेरा तो एग्रीकल्चर लैंड है। अरे भाई वही तो डिक्लेरेशन दे रहा है रेजिडेंशियल है, आप उसको पूछो ना, वो मना कर रहा है तो डिक्लेरेशन कैसे दे रहा है? सर वो ही डिस्प्यूटेड हो रहा है इसलिए तो देख सकते अरे डिस्प्यूटेड दो में से एक चीज आप पहले क्लियर करो कि वो डिक्लेरेशन दे के कह रहा है कि रेजिडेंशियल है। नहीं वो एग्रीकल्चर लैंड लिख रहा है। अरे यार डिक्लेरेशन क्या दे रहा है? नहीं नहीं रहा है ना सर आप दो चीज नहीं बोल सकते ना, मैं क्या आंसर दूंगा? उसको ये आपका फैक्ट का झगड़ा तो मैं नहीं सुलझा पाऊंगा। सर एक्चुअली आप तो मुझे सिचुएशन दोगे उसका आंसर मेरे से ले पाओगे।
और फैक्ट का थोड़ा मैं एग्रीकल्चर अब आप वहाँ मेरे को ले जाओगे कि दिखाओ बट इवन सर डिक्लेरेशन विल नॉट फुलफिल द पर्पस। हाँ तो उसका डॉक्यूमेंट ही चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट है या जो भी है, डिक्लेरेशन तो कोई अगर किसी ने फॉल्स भी दे दे तो क्या? इस केस के अंदर सर वो कुछ नहीं कर सकता, सीधा खाचा की खतौनी लेगा और उसमें बोल देगा आई हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस या कंस्ट्रक्टेड दिस वेयरहाउस ऑफ दिस एग्रीकल्चर नेट एंड गिवन ऑन रेंटेड टू दिस यूनिट। वेयरहाउस होता है तो फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड लगेगा ही नहीं ना, वो है ही हाँ नहीं। रजिस्टर नहीं है तो ठीक है, पर मतलब आपको देखो इसका एक सेट फार्मूला तो नहीं कर सकता कैसे आप अपने आप को सेफगार्ड करोगे। जैसी सिचुएशन आएगी, सपोज आप जानते हो, बिलीव कर रहे हो, सही डिक्लेरेशन दे रहा है, नो प्रॉब्लम। जहां आपको पहले से डाउट है या अननोन है, आपको हो सकता है डिक्लेरेशन के अलावा कुछ लेना पड़े उससे कि भाई मैं जब लायबिलिटी नहीं दे रहा हूं, कल को मेरे पास शोकॉज आएगा तो हाउ आई एम गोइंग टू एस्टेब्लिश, दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर ना। सो मान के चलो शोकॉज आ गया, अब डिपार्टमेंट को देना है मुझे कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो क्या डॉक्यूमेंट उस दिन दोगे? वो आज रख लो। केवल डिक्लेरेशन सफिशिएंट नहीं होगा, हो सकता है उससे ज्यादा आपको रखना पड़े। That's correct, I am with you, पर लॉ ऐसा कह रहा है। प्रैक्टिकली ये है कि डिक्लेरेशन जो बोल रहे हैं ना आप लोग, हम लोगों ने सबसे लिया है ना। प्रैक्टिकली बात करें तो जो ओनर है दे डिनाइड। मैं रिसेंटली कल की बात कर रहा हूँ, बोले कि डिक्लेरेशन तो मैं नहीं दूंगा। एग्रीड है, आपको रखना है गोडाउन के खाली करना है, वरना टैक्स दो, वरना टैक्स दो। इसका आंसर फिर ये है। हाँ तो वही है ना सर, माइक जब कुछ भी नहीं है तो आई विल पे आरसीएम, पे आरसीएम। जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, पे ना आरसीएम। बिल्कुल वही करना पड़ेगा। सर अभी जो क्रिएट किया 2B का जो इश्यूज है उसमें बिल नंबर, बिल डेट गलत आते हैं, जो इनकरेक्ट अपलोड करते हैं ये लोग वेंडर्स वगैरह। कौन क्या बोल रहे जो भी पार्टी हैं 3B और 2B में जो 2B में जो बिल नंबर, डेट वगैरह जो क्लरिकल मिस्टेक्स जो कर रहे हैं, करते हैं, तो किस हद तक हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं? बिल नंबर गलत है या बिल डेट गलत है, जो भी है। जैसे क्या है कि 2B में मतलब अमेंडमेंट तो अलाउड है ना, अमेंडमेंट तो अलाउड है, तो वो उसको परस्यू करना पड़ेगा आपको कि अमेंडमेंट करो। क्रेडिट तो ले लो, क्रेडिट रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसके कुछ गलत है जो अमेंडमेंट कराना चाहिए तो बिल नंबर गलत है, बिल डेट सही है या बिल डेट अमेंडमेंट कराना ही चाहिए। इट गोज विदाउट एनीथिंग, अमेंडमेंट कराना ही चाहिए। एक बार क्या करता है सर, वहाँ जब एक्चुअल बिल रेज करता है तो अल्फान्यूमेरिकल या कुछ भी आपके पूरे लिखता है, और जब वहाँ 3D के लिए या GSTR 1 में चढ़ाता है, जब उसका न्यूमेरिक वैल्यू चढ़ाता है और वो फिर मिसमैच क्रिएट होता है, क्योंकि 2B में कुछ अलग दिख रहा है और एक्चुअल बिल में हमारे रिकॉर्ड में अलग है। बराबर है, तो वो ये उसकी क्वेरी है कि क्या करोगे। सपोज कुछ डिजिट खत्म हो रहे हैं, बाकी मिलना है, तो आप कॉल ले सकते हो कि मुझे अमेंडमेंट कराना चाहता है, आई विल बी एबल टू जस्टिफाई। पर ऑल टुगेदर डिफरेंट है कि एक्स है उसको वाई लिख रखा है तो कराना ही पड़ेगा, पर एक्स वाई जेड है एक डिजिट मिस हो गया, वंडर सीमेंट की स्पेलिंग गलत कर दी, समथिंग, तो आप सोच सकते हो कि इसको बिल्कुल जरूरत नहीं। यू नीड टू टेक ए प्रैक्टिकल कॉल ऑन सच अमेंडमेंट। वही तो क्रेडिट तो ले लो, पर फर्दर अमेंडमेंट भी कब जाना है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है सर, कई जने ऐसे बिल बनाते हैं 2021-22/102, अब वो चढ़ाता है जब खाली 102 चढ़ाता है GSTR। सही है, वो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। हाँ जी हाँ, क्रेडिट जो ये 2A और 2B का जो कंसेप्ट आया है क्या, लेकिन रेगुलरली सप्लायर से सबसे फॉलो अप कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो इनवॉइस को अपडेट नहीं करते हैं, और इनवॉइस को वो चलाते भी नहीं है और अपडेट भी नहीं करते हैं, रिटर्न में कंप्लीट भी नहीं करते हैं। और सितंबर अभी आ रहा है, तो ऐसी जो डिस्प्यूटेड क्रेडिट है क्या, उस क्रेडिट को क्या लेनी चाहिए या उस क्रेडिट को रोकनी चाहिए? देखो ऐसा है, बेसिकली अगर सप्लायर आपको सपोर्ट कर रहा है, आज नहीं उसने करा अपडेट, सपोज आपको लगता है आगे कर देगा, क्योंकि आपको ये तो एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है कि सामने वाले ने रिपोर्ट कर दी है सप्लाईज और सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं है उसको करने का, वो हाईकोर्ट का तरीके की अभी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, उसकी नॉन कंप्लायंस के लिए माई क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड, वो हाईकोर्ट का विषय, वो एक अलग चीज हो गई। वरना ये है कि 30 सितंबर तक जिसने कंप्लाई नहीं किया है लेकिन आपका रेगुलर सप्लायर है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आगे पीछे सही करा दूंगा।
तो ऐसी क्रेडिट को टाइम बाउंड नहीं करना चाहिए, 30 सितंबर तक ले लेना चाहिए, आगे रेक्टिफाई करा लो। लेकिन या उसे सर्टिफिकेट ले लो कि मैंने चूक गया, मैंने B2C चला दिया, जो भी करा पर टैक्स भर दिया मैंने, या तो ये सर्टिफिकेट ले लो। लगता है कि ये तो एब्सकॉन्डिंग है, अब मेरा काम ही नहीं हो रहा है, ये कुछ करेगा ही नहीं, तो आपको कॉल लेना है कि मुझे झगड़ा करना है, डोनाफाइड के रूप में हाईकोर्ट जाना है, या मुझे क्रेडिट छोड़। दिस इज हाउ यू नीड टू टेक इट कॉल। है ना, 30 सितंबर निकलने के बाद कर ही नहीं पाता उस साल का, वो भी है। पर सर्टिफिकेट तो दे सकता है ना कि साहब मेरे से ये चूक हो गई, अमेंडमेंट अब क्लोज हो गया, लेकिन मैंने टैक्स भी भरा है, मैं ये वेरीफाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके देता हूँ, आई हैव अ ग्राउंड टू फाइट। सर एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी अपन रिफंड पे डिस्कस कर रहे थे और एलयूटी में था, तो एलयूटी में जो एफओबी वैल्यू आ गया, लेकिन पोर्ट पे आदमी जो आईजीएसटी पेमेंट करते हैं तो आईजीएसटी पेमेंट पूरा आता है, वो उसमें वैल्यू पूरी लेते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जा रहा है टैक्स, आज भी टैक्स से वो प्रोविजन तो बदला ही नहीं है, वो तो कहाँ बदला, टैक्स तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही देना है, लेकिन रिफंड के लिए वो वैल्यू पकड़नी है। रिफंड के लिए क्या, जैसे 100 रुपए पे टैक्स दिया था 10 रुपया, जिसमें फ्रेट और इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, और डिपार्टमेंट ने तो 100 रुपए में जो 10 रुपया 10 रुपया रिफंड कर दिया, लेकिन जब अपन यहाँ इधर एलयूटी में कर रहे हैं तो उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस कम हो गया, तो ये जो रूल है ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, देयरफॉर हाई कोर्ट। क्योंकि प्रीवियस जो अपने सेंट्रल एक्साइज में था उसमें क्या है कि शिपिंग बिल में ही कम करके और उसको रिफंड को कम करके देते थे, ड्यूटी कम कराते थे आपसे, नहीं ठीक है, ड्यूटी भी कम करा देते थे, लेकिन वो चीज अभी यहाँ नहीं है। अब ऐसा नहीं है। यस, प्रीवियसली जब रिबेट फाइल करते थे तब कन्वर्जन रेट सर्व करते तब फ्रेट रिड्यूस करते थे, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करते थे तो फ्रेट में रिड्यूस करते थे। एक ही चीज के अभी दो अलग-अलग जगह प्रोविजन है, अभी इसमें नहीं है, एक ही चीज के दो अलग-अलग जगह प्रोविजन है, दोनों जगह अलग-अलग आप ट्रीट करा रहे हो, ये गलत है बेसिकली, क्योंकि मेरे को या तो ड्यूटी भी उसमें भराओ और व्हिचएवर इज लोअर पे, और रिफंड के लिए भी वही कर लो, पर ऐसा नहीं है, तो नहीं है। मैं अब ज्यादातर के लिए इसमें मल्टीप्लिसिटी बहुत कम है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है, अदरवाइज थ्योरेटिकली बात करें तो यस, इशू फॉर हाई कोर्ट। हाँ अशोक सेंस है, वो अपना एडजस्टेड टर्नओवर में लेस हो गया क्या उतना? हम क्या बता रहे हैं, वापस नहीं सुना नहीं। जैसे अपना एलयूटी का रिफंड लगाते हैं जिसमें बीच एफओबी वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू का जो डिफरेंस है अपना, वो अपना टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में कम होगा क्या सर? वो फिगर जो रिड्यूस वैल्यू हमारी होगी, जो रिड्यूस वैल्यू अगर अपन ले रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू 100 रुपए, एफओबी 80 रुपए, तो न्यूमरेटर में भी 80 लो और डिनोमिनेटर में भी इसको 80 लो। जो आप बोल रहे हो डिफरेंशियल, उसका ट्रीटमेंट जैसे ही अपन ऐसा करेंगे तो इन एनी केस रेशियो जो है वो वापस बराबर ही आ जाएगा, उससे तो रिफंड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना रिफंड। सर द थिंग इज कि उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स क्या लेते हैं, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट आपको क्या लेना है या फिर जीरो रेटेड सप्लाई के टर्नओवर को क्या लेना है, क्योंकि जो रूल है, जो फॉर्मूला है, वो कहता है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। तो अपने को अगर ये बोला है कि आपको वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स अगर आपको लोअर पकड़नी है तो हम आराम से कह सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यू दिखेगा। लेकिन लिटिगेशन हो जाएगा उसमें टोटल पूरा वो दे देता है इंडस्ट्रीज को, नहीं, नॉट फॉर रिटेल सेल और रिटेल, हाँ नॉट फॉर रीसेल, नहीं, नॉट फॉर रिटेल सेल या नॉट फॉर रीसेल, हाँ नॉट फॉर रिटेल सेल, नॉट फॉर रिटेल सेल, और इंडस्ट्री डिमांड से परचेज करती है तो वहाँ पर वो एग्जम्पशन अप्लाई होगा, वो एग्जम्पशन अप्लाई होगा, पर डिमांड ऐसा मतलब सोर्सिंग दे रहा है बल्क में। और उसके अंदर ये बोला है कि आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर अगर आपकी डिलेड रिटर्न है तो आपको कैश वाले पोर्शन के ऊपर ही आपको पे करना है, लेकिन अगर आप 4 महीने बाद जाके कोई पुराने पीरियड का टैक्स पे करते हो तो उसके ऊपर आपको जितनी भी पूरी लायबिलिटी है उस पूरे के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव कि वो आप क्रेडिट से पे कर रहे हो या कैश से पे कर रहे हो। तो अगर मेरा कोई इनवॉइस इस महीने में मैंने रिपोर्ट नहीं किया और 4 महीने बाद जाके करा तो अपन कह रहे हैं कि पूरे के ऊपर 18% आएगा एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 उसका जो प्रोवाइजर है। तो अजीज ये
क्वेरी कर रहा है कि अगर हम डेबिट नोट रेज करते हैं 6 महीने बाद तो उसके ऊपर वापस क्या आना चाहिए? उसके ऊपर भी हम ये कहें कि ये उस महीने की लायबिलिटी है एक्चुअली जो आपको उस समय डिस्चार्ज करनी चाहिए थी और आप लेट डिस्चार्ज कर रहे हो, इस वजह से इसके ऊपर पूरे के ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। डेबिट नोट कब रेज हुआ? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद रेज हुआ। तो डेबिट नोट के केस में ये तो क्लैरिटी है कि जब डेबिट नोट दोगे सप्लाई का पार्ट तो वही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिले कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। केवल इतना ही है कि डेबिट नोट आज इश्यू हो सकता है, चूंकि वो वैल्यूएशन का पार्ट मेरा मेन सप्लाई के साथ जाता है, इसलिए ब्याज पेबल है। सो वो उसके पैरेलल नहीं है सिचुएशन जहां मैं एक इनवॉइस भूल गया और 4 महीने बाद दे रहा हूँ, उसके पैरेलल नहीं है। ये लॉफुली मेरे को जो सिस्टम प्रोवाइडेड है मैं उसी दायरे के अंदर हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन जो है वो है कि सिचुएशन और 1 और 2 में फर्क क्यों होना चाहिए? 1 सिचुएशन जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मैंने आज अप्रैल का रिटर्न नवंबर में भरा। सो अप्रैल का रिटर्न नवंबर में भरा तो उसको ये मान रहे हैं कि जितने दिन का डिले हुआ उसके ऊपर ब्याज दे दो, केवल कैश वाले दे दो, क्रेडिट वाले को मतलब। एक इनवॉइस जो अप्रैल का है वो अप्रैल के रिटर्न में रह गया, नवंबर में मैंने ऐड कर दिया, उस पे क्रेडिट वाले पे भी दो कि इसकी लीगल सेंटिटी क्या है? शायद नहीं है। क्या है? उन्होंने प्रोविजन में डाल दिया है। सिचुएशन डाली नहीं, वही वाली सिचुएशन डाली ना, रिटर्न लेट फाइल वो तो मिसिंग है, डाला नहीं है। मतलब जो 51 है पूरे पे पे करना। हाँ, एक्सेप्शन प्रोविजन एक्सेप्शन है। जैसे अपना रिटर्न की भी बात है वहाँ कि रिटर्न जो लेट फाइल्ड हो, अच्छा उस प्रोविजन की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से देखो क्या है, उस प्रोविजन का हो सकता है मैं मतलब लार्ज ले लूं और जीत जाऊं। ये तो बहुत उसकी केवल टेक्निकल बात है कि एग्जैक्ट वर्डिंग उसने, बेसिक थीम तो ये है कि मैं अगर लेट टैक्स भी पे कर देता हूं तो लेट टैक्स पेमेंट में जितना क्रेडिट पड़ा हुआ उस पर टैक्स मत दो, कैश से दे रहे हो उसको टैक्स दो। बेसिक थीम तो ये चला। प्रोविजन जो डाला वो डाला कि रिटर्न लेट फाइल किया था, डाला तो इसलिए मतलब ये निकल रहा है, एक तरह से इन्फ्रेंस निकल रहा है कि रिटर्न के अलावा वाले पे तो लगता है, पर आई कैन एक्सटेंड इट टू दैट आल्सो। बिल्कुल तो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगी। लाइक हमारे केस में क्या होता है कि एनालिसिस होता है, प्रीजमेंट टू बिजनेस में तो एनालिसिस 6 महीने बाद हुआ इस डॉक्यूमेंट में सेल किया उसका, और कंटेंट में डिफरेंस आया। अब डेबिट नोट 2 महीने बाद में हुआ क्योंकि कंटेंट में डिफरेंस आ गया। करेक्ट है, तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी बनेगा उसका? क्रेडिट से बैलेंस अगर दे रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। दो सब्जेक्ट टू लिटिगेशन फाइट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर क्रेडिट बैलेंस था और क्रेडिट से पहले पे कर रहा हूं मैं, तो delayed payment by credit in itself does not attract interest, whether this provision was there or not. Suppose ये provision नहीं होता, तो उसमें फिर जो क्रेडिट बैलेंस है मेरे को अप्रैल का देखना पड़ेगा कि अप्रैल जिस महीने में इनवॉइस था तब से देखना पड़ेगा। टेक्निकली ये भी हो सकता है कि मेरे पास बैलेंस तब से चला रहा है, बट सर इवन मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था ही, मैं सारा पेमेंट कैश नहीं कर रहा हूं, तो फिर ब्याज आने वाला है ना। बट सर पहले एट द टाइम ऑफ इनवॉइस आपको पता ही नहीं कि नहीं, लॉ उससे नहीं चल रहा, आपको पता है या नहीं पता है, लॉ उससे चल रहा है कि ये टैक्स एक्चुअली कब दे देना चाहिए था। आपने अपनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो भी जेन्युइन हो सकती है, आप लेट दे रहे, इसलिए आपके खिलाफ वो चोरी का केस नहीं बना रहा है। लेकिन आपको अप्रैल में देने वाली चीज नवंबर में दे रहे हो तो ब्याज तो अट्रैक्ट होने वाला है। डेबिट नोट की डेट तो आज की है सर। डेबिट नोट की डेट आज की, पर इट गोज बैक टू वैल्यूएशन कब का ऐड होता है? 15/2 में सप्लाई के साथ ऐड होता है। सो ब्याज एक्साइज रिजीम में भी था ये प्राइस वेरिएशन क्लॉज, कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज में बहुत सारे ऐसे जजमेंट थे जो ये कहते थे प्राइस वेरिएशन जब डिसाइड हुआ उसके बाद से लायबिलिटी आई, उसके बाद से ब्याज लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है कि डे 1 से। और सर है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक एनेक्शन देना है एक्सपेंडिचर का रिलेशन करके। अभी तो बड़ा टीडियस टास्क है क्योंकि एवरीवन इज वेटिंग कि ये प्रोविजन विल केप्ट इन एडवांस फॉर सम टाइम, और अगर नहीं आएगा तो भी इट इज वेरी लेस टाइम अवेलेबल विद अस कि उसको इतना वेरीफाई कर पाए।
It's going to be a disclaimer from the auditor इस बार ऐड हुआ है क्या? इस बार ही ऐड हुआ है probably क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और उस तरह की इंफॉर्मेशन एसएससीज के पास अवेलेबल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि टाइमली अवेलेबल भी करवा पाए। मेन इशू ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक्सपेंडिचर के बेस पे नहीं, उसमें क्या है कि फाइलिंग जो है परचेज वो अलग है इसलिए क्योंकि अगर हमारा एनुअल रिटर्न 990 की अगर प्रिपरेशन क्योंकि वो दिसंबर में होने वाली वो पहले होती तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती। अब P&L के साथ में आपको उसका वेरिफिकेशन भी करना है, एक्सपेंडिचर का वेरिफिकेशन भी करना है, उसके अलावा कंपोजिट, नॉन टैक्सेबल, देन अनरजिस्टर्ड, तो इट्स अ टीडियस टास्क। अभी तो जो हमारे बीच में कंसेंसस बन रहे हैं उसमें यही चल रहा है कि प्रोबेबली जिसने इंफॉर्मेशन दे दी और प्रॉपर्ली दे देता है वी विल इनकॉर्पोरेट, अदरवाइज वी हैव टू गिव अ डिस्क्लेमर फॉर दैट। As I am talking about from the statutory order point of view, ये कह रहे कंपनी क्या करे? नहीं, पर उसमें सर जो अभी जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं उसमें ये है कि जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो ना तो इनकम टैक्स एक्ट में ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट उस तरीके से तैयार हो कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, तो देयर विल बी नो पेनल एक्शन ऑन द एसएससी, ना जीएसटी नॉ में इस तरह की बात है कि इस तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करें। ऑल इंडस्ट्री इशू बेसिकली, इट्स ऑल इंडस्ट्री, सो इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड आल्सो, और हो सकता है या तो इस प्रोविजन को नेक्स्ट वाली से एप्लीकेबल कर दें। पहले भी इस तरह की जो बल्क इंफॉर्मेशन में कोई आई थी वो कैप्टन अभियान से ही रहे हैं। और सर एक रूटीन में जो अभी नोटिस किया गया है, चाहे वो बड़ा स्मॉल रजिस्टर्ड पर्सन हो या लार्जर स्केल के ऊपर, तो ऑडिट टीम आती है, दे आर आस्किंग फॉर द ई-वे बिल डिटेल्स लाइक 17, 18, 18, 19, 19, 20। अब उस केस में क्या होता है कि हमको जो सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट करके दिया है, अब वो हमारे पोर्टल पे 3 महीने से पहले वाला नहीं दिखता है, सप्लायर के पोर्टल पे दिख सकता है। तो उस स्टार्टिंग का जो इनिशियल पीरियड था, उस पीरियड के अंदर बहुत से जो थे परचेजर, उन्होंने ई-वे बिल का डिटेल नहीं लिया था बिल के साथ। तो अभी अगर डिपार्टमेंट उसको डिमांड करता है और उसके पास एलआर भी नहीं और ई-वे बिल भी नहीं, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखो ऐसा है, अगर जेन्युइन परचेज है और जेन्युइननेस से मैं रिसीट ऑफ गुड्स एस्टेब्लिश कर सकता हूँ मेरे बुक से, सपोर्टिंग से, कोऑपरेटिव से, तो ये सब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। ई-वे बिल कोई लॉ में नहीं कि ई-वे बिल के बिना क्रेडिट नहीं मिलेगी, समझना। सो ये डिस्प्यूट का आधार पहली चीज तो गलत है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको नोटिस तो दे ही देगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको मतलब बेसिक काम तो ये कि सपोज फेक इनवॉइस वाला को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा कि आया ही नहीं है तो कैसे उस माल को करना। मैं ये है कि अगर वो गुड्स आपकी परचेज जेन्युइन है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप अपने बुक्स से, अपने कंजम्पशन से और कोई इंटरनल रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हो कि ये माल मेरे पास आया था वेरीफाई कर पाओगे, क्रेडिट मिल जाएगी। ई-वे बिल नहीं होने से फर्क नहीं। आप चैलेंज डिपार्टमेंट को कर सकते हो जब कंटेस्ट करोगे तब कि पोर्टल आपका है, मेरे को सिस्टम के हिसाब से अब नहीं दिखता है, सप्लायर को डिपार्टमेंट को दिखता है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट, बट माय परचेज इज जेन्युइन। अच्छा, इन केस अगर उस समय जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो तो सेल्स बिल बनाता है, हाँ, कहीं वो खुद भी ई-वे बिल बनाना भूल गया, बिकॉज़ ई-वे बिल तो तब भी मैं यही कह रहा हूँ, आपका ड्यूटी केवल इतना है कि मेरे पास परचेज गुड्स रिसीव हुए थे, मेरी परचेज जेन्युइन है, ये आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो बहुत दोनों केस में सेम ही अपने को एविडेंस वो करना पड़ेगा, उसी से चलेगा काम। जो ही आप ये एस्टेब्लिश कर देते हो आपकी क्रेडिट पक्की है। डिपार्टमेंट का थॉट प्रोसेस उसी के ऊपर ले जाएंगे कि फेक वो हाँ, नेगेटिव अप्रोच तो वो आपको जेन्युइननेस तो दिखानी पड़ेगी आईबीसी। सर इसमें एक पॉइंट था कि कुछ अपने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास सिमिलर नोटिस आया है और उन्होंने क्या है सर, वो बहुत पुराने पीरियड के लिए, जैसे 18-19 से अगर हम जहाँ बात करें तो उस समय तक के जो ई-वे बिल्स की पूरी लिस्ट होती है, 3-3 महीने करके अपन उसको डाउनलोड कर सकते हैं ई-वे बिल पोर्टल। अभी नहीं दिखता। अच्छा, अभी वापस एक्टिव है तो सर कभी या तो किसी के दिख जाते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं सर। बिल्कुल। और ई-वे बिल में क्या होता है, आप सप्लायर से भी लेते हो तो 80% का आपको मिल गया, 10-20% आपको नहीं मिला, तो भी ये लेकुना तो रहेगा। सपोज किसी केस में अपने को 80-90% मिल गया, 10% तो नहीं मिला। अल्टीमेटली तो चीज वही है कि यू नीड टू एस्टेब्लिश योर रिसीट। वृंदा से कंक्लूड करते हैं एक बार इसको आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और लंच पे लेट अस मीट।